एक्सप्लेन व्हाट इज रॉन्ग विद द फॉलोइंग डिस्कशन। आप ये बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, वर्णन कीजिए कि नीचे जो ये डिस्कशन किया गया है इस डिस्कशन में गलत क्या है। इन्होंने कहा एक वेक्टर f ऑफ t है 3 प्लस टी और दूसरा वेक्टर g ऑफ t है 3t प्लस टी स्क्वायर। ठीक, f ऑफ t को लिखा गया है 3 प्लस टी और दूसरी तरफ इसको लिखा गया है 3t प्लस टी स्क्वायर। यानी साफ पता चलता है कि अगर इस वेक्टर में t का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वाला वेक्टर बन जाएगा। यानी इसको अगर देखा जाए तो ये लिखा है t इंटू वेक्टर f ऑफ t इज इक्वल टू, ये कौन है, वेक्टर g ऑफ t। सही है, यानी g ऑफ t जो है वो वेक्टर f ऑफ t का t टाइम्स है। तो ऐसे केस में जो आपका कलेक्शन बनेगा इन दोनों वेक्टर का कलेक्शन, वेक्टर f और वेक्टर g, ये दोनों कलेक्शन, ये पूरा सेट आपका कैसा होगा, एलडी। ठीक, यही इसकी गलती है, ये गलती है। हम जानते हैं कलेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली या इज लीनियरली डिपेंडेंट ओनली व्हेन वन वेक्टर इज मल्टीपल ऑफ द अदर। अभी आगे वो छिपा के बोल रहे हैं जिससे ये गड़बड़ी आएगा। वन वेक्टर इज मल्टीपल ऑफ अदर, अच्छा जिस दिन ये वर्डिंग करते हैं ना, वन वेक्टर इज मल्टीपल ऑफ अदर, तो इसमें गलती यही करनी है, बोलते वक्त की यही गलती है। वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ, ये जरूर है और यहाँ पर इसी बात का वायलेशन हो रहा है। ये जब f ऑफ t को मल्टीपल ले रहे हैं तो t टाइम्स ले रहे हैं, t स्केलर नहीं बल्कि कैसा है, वेक्टर की तरह से ट्रीट हो रहा है, तो ये वेक्टर की तरीके से ट्रीट होगा। तो आपने कहा अ वेक्टर इज द वेक्टर मल्टीपल ऑफ द अदर, जो वेक्टर दिया गया अ वेक्टर इज द वेक्टर मल्टीपल ऑफ द अदर वेक्टर, और जबकि हमको क्या चाहिए, स्केलर मल्टीपल चाहिए। तो ये डिस्कशन इसीलिए यहाँ पर गलत हो जाता है। सर अगर पॉलिनोमियल की ले लें, किसकी, पॉलिनोमियल की ले लें तो ये सही हो जाएगा। तब तुमको ये कहना पड़ेगा, तब तुमको ये कहना पड़ेगा कि आज की तारीख में, अब सुनना, अगर तुम ये सोचो कि t वेक्टर है, अगर तुम ये सोचते हो कि t वेक्टर है, ठीक, और पॉलिनोमियल की दुनिया में तुम t को एज अ स्केलर कह दोगे, ठीक, तो इसका मतलब तुम एक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में साइलेंटली बोल रहे हो। वो साइलेंट फीचर ये है कि अगर कोई भी चीज वेक्टर स्पेस कही जाती है, कोई भी सेट अगर वेक्टर स्पेस कहा जाता है, तो इसके अंदर के जो मेंबर हैं वो स्केलर हो, वेक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन वो किस नाम से जाने जाएंगे, वेक्टर के नाम से जाने जाएंगे। तो यहाँ वेक्टर कहने का मतलब डायरेक्शन वाले से नहीं है कि मैग्नीट्यूड रखे डायरेक्शन, नहीं, आप v के मेंबर हो, v वेक्टर स्पेस बना रहा है, इसलिए आपको दुनिया से अलग एक नया नाम वेक्टर दिया जाएगा। अगर हम यही चीज पॉलिनोमियल का कलेक्शन अगर हम कहते हैं, अब की बार मेरी जो फील्ड है वो पॉलिनोमियल का कलेक्शन है, तो फील्ड के एलिमेंट को किस नाम से जाना जाता है, स्केलर। उस दिन ये किसका बिहेव करेगा, स्केलर। तो यहाँ वेक्टर और स्केलर में ये ना कंफ्यूज होना, अपने को वेक्टर स्केलर से बस दो मतलब है, जो भी वेक्टर स्पेस का मेंबर होगा, दिखने में चाहे जैसा हो, दुनिया उसको वेक्टर कहेगी। वो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखे, डायरेक्शन रखे ही ना, तब भी दुनिया उसको वेक्टर ही कहेगी, क्योंकि आप वेक्टर स्पेस के मेंबर हो। लेकिन कोई फील्ड का मेंबर है तब स्केलर कहा जाएगा, सिंपल सा, क्योंकि हर वो एलिमेंट जो फील्ड का होता है उसको दुनिया स्केलर के नाम से डिनोट करती है कि आप स्केलर हो। अब ये हो जाएगा किस पे, हाँ उस केस में हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा, क्योंकि उस केस में तुम इसको एज ए स्केलर बोल चुके हो। हाँ, लेकिन अभी आज नहीं बोलेंगे, आज तो पॉलिनोमियल का वेक्टर स्पेस है, उसमें से दो वेक्टर f ऑफ t g ऑफ t काटे गए, तो यहाँ पर t हमेशा कैसा वर्क करेगा, एज अ वेक्टर वर्क कर रहा है। अभी आई बात समझ में, लैंग्वेज लिखना है इसकी। लैंग्वेज बोले, लैंग्वेज लिखना, here t वर्क, here t वर्क एज अ वेरिएबल, here t वर्क एज अ वेरिएबल, और ब्रैकेट में लिख देना वेक्टर, कि दोनों बातें हैं, वो एज अ वेक्टर वर्क कर रहा है या कहे एज अ वेरिएबल वर्क कर रहा है। here t वर्क एज अ वेरिएबल, ब्रैकेट में लिख देना वेक्टर, ठीक, नॉट अ स्केलर, नॉट अ स्केलर।
ये स्केलर नहीं है। ठीक, अब फिर लिखना कर्ली ब्रैकेट के अंदर में या वाली लाइन लिख देना, सेट ऑफ टू वेक्टर्स, सेट ऑफ टू वेक्टर्स, set of two vectors is linearly dependent, set of two vectors is linearly dependent if and only if one vector is scalar multiple of other। वन वेक्टर बोलते हो ना तो शामिल कर लेते हो उसमें सारी बात। वन वेक्टर इज पहला दूसरे का मल्टीपल है तो दूसरा पहले का भी ये कोई जरूरी नहीं है। इफ एंड ओनली वन वेक्टर इज मल्टीपल ऑफ अदर। ठीक, और स्केलर मल्टीपल, और स्केलर के नीचे ना डबल अंडरलाइन मार देना, स्केलर के नीचे डबल अंडरलाइन मार देना। ठीक, सो above discussion is wrong, so above discussion is wrong, इसलिए ऊपर किया गया ये डिस्कशन कैसा है, गलत है। आप इस तरह एलडी नहीं कह सकते हो। एलडी कहने के लिए आपको उसका स्केलर मल्टीपल देना पड़ेगा, और जबकि आप क्या दे रहे हो, वेरिएबल मल्टीपल, या आप ये कह सकते हो वेक्टर मल्टीपल। वेक्टर मल्टीपल का स्थापना क्लियर हुआ ये? अगले पे आते हैं, पांचवा आया था कि नहीं आया था? बोलो, पांचवा क्वेश्चन आया था कि नहीं आया? हाँ, पांचवा हो गया है, सबका हो गया है, नहीं हुआ पांचवा? लगाई पे नहीं किए पांचवा, लापरवाह नहीं लगाओगे। हम गैलियम जान के बता दे रहे हैं, गैलियम वेलियम में नहीं देने वाले किताब, फिर गैलियम में हम नोट्स देंगे, क्योंकि 80 न्यूमेरिकल हैं, हम 80 नहीं, ऑन बोर्ड 80 नहीं सॉल्व कर सकते। कर सकते हैं 2 साल तो करेंगे, 2 साल तो करेंगे ऑन बोर्ड। कंसीडर द पॉलिनोमियल consider the polynomial consider the polynomial p1 of t 1 plus t, p2 of t 1 minus t, p3 of t 4, p4 of t 3 plus t square and p5 of t 1 plus 2t plus t square। 5 पॉलिनोमियल दिए गए, या कह सकते हो 5 वेक्टर दिए गए। एंड लेट, और अब आप ये बात मान लीजिए, h बी द सबस्पेस ऑफ p5। h जो होगा वो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल एट मोस्ट डिग्री 5, इनका एक सबस्पेस होगा। ठीक, यानी p5 का सबस्पेस h है। आगे एक बात और कहें, जो h है वो इस दिए गए सेट से, यानी इन दिए गए 5 वेक्टर के कलेक्शन से पूरा स्पैन होता है। टुकड़े में लिखते हैं, कितना कुछ मत देखना। इन्होंने कहा h इज इक्वल टू स्पैन ऑफ वेक्टर p1, वेक्टर p2 से चलते हुए इस तरह से वेक्टर p5। ये जो 5 वेक्टर दिए गए हैं, इन पांचों के अंदर इतनी दमदारी है कि ये लोग मिल करके पूरे के पूरे कैपिटल H को बना लेते हैं। 2 बातें हुई, या तो ये सारे लोग कैपिटल H के लिए बेसिस का काम करेंगे, और या तो इनमें से कुछ लोगों का कलेक्शन H के लिए बेसिस का काम कर जाएगा, क्योंकि ये सारे लोग मिल करके H को बना रहे हैं। H is the span of these 5 vectors। आगे कह रहे हैं, use the method described in the proof of the spanning set theorem। स्पैनिंग सेट थ्योरम के प्रूफ में आपको जो मेथड दिया गया है, उस मेथड के आधार पर उसको इस्तेमाल कीजिए टू प्रोड्यूस, बनाने के लिए अ बेसिस फॉर द कैपिटल H। उस मेथड का इस्तेमाल कीजिए और कैपिटल H के लिए बेसिस कंस्ट्रक्ट कीजिए। एक्सप्लेन हाउ टू सेलेक्ट एप्रोप्रिएट मेंबर ऑफ कैपिटल S, और ये भी वर्णन कीजिए कि आपने किस तरीके से कैपिटल S के उपयुक्त मेंबर को चुना और जो जरूरी नहीं था उसको निकाल दिया। तो कुल मिलाकर के तुमसे इस कढ़े गए व्यंजन की रेसिपी पूछा गया, क्या आप इसकी रेसिपी बताइए। नमक कितना, दालचीनी कितनी, और अगर नमक के साथ चीनी पड़ी तो कैसे पड़ी। नमक के साथ चीनी कॉम्बिनेशन हो सकता है,
जहाँ तक नहीं जाते। कद्दू की जो सब्जी बनती है, कद्दू की सब्जी में उसका टेस्ट बदलने के लिए थोड़ा सा चीनी की मात्रा मर्ज कर दी जाती है। हाँ, सूप बोले सूप चलनी जगह 72 छेद, मीठे के नाम पे तुम ऐसे ही लटकते चले जाते हो। इसका स्वाद ही कोई ना हो। हाँ, याद है स्पैनिंग सेट थ्योरम के प्रूफ याद है? स्पैनिंग सेट थ्योरम का प्रूफ याद है कैसे किया गया था? सर इसको ऑलरेडी इसलिए दिया गया है एच पर स्पैन ऑफ P1 P2 एंड P5 जो इसमें से एलडी वेक्टर है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा दें और उसके बाद उसको रिमूव करने के बाद दोनों का स्पैनिंग सेट इक्वल दिखा दें। हाँ, उसके बाद जितने रिमेनिंग वेक्टर बचेंगे वो भी इसमें काम। अच्छा ये बताओ कैसे निकालेंगे एलडी वाले? एलडी वाले कैसे निकालेंगे? हाँ, इसको दिखा देना P5 इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ P1 प्लस P4 और उसके बाद P5 इक्वल टू P5 इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ P1 प्लस P4। हाँ, ठीक, इन दोनों को ऐड कर लो और एलडी इसको दिखा दें। इनको ऐड करते ही 1 प्लस टी 2t और फिर कितना t स्क्वायर, 1 प्लस 2t प्लस t स्क्वायर। यानी कि एक बात तो साफ पता चलती है कि वेक्टर P5 कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर P1 और प्लस वेक्टर P4, यही इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आया। तो जैसे ये हुआ कि P5 इन दोनों से बनाया जा सकता है, तुरंत इसमें से P5 को डिलीट कर दिया जाए। डिलीट करने के बाद अब हमारे पास बचा H इज इक्वल टू स्पैन ऑफ वेक्टर P1, वेक्टर P2, वेक्टर P3 और वेक्टर P। ये इतना बचा। अब फिर इन चारों पे चेक करो। इन चारों पे चेक करने के लिए हम यहाँ पर P1 ऑफ T लिख रहे हैं, देखना P1 ऑफ T इज इक्वल टू 1 प्लस T, P2 ऑफ T कितना अपने पास 1 माइनस T, P3 ऑफ T कितना केवल और केवल 4। अच्छा, P5 ऑफ T ना P4 तो निकालो। P4 ऑफ T इज इक्वल टू केवल 1 प्लस T प्लस T प्लस T स्क्वायर, T प्लस T स्क्वायर। ठीक, अब इस पे हाल देखो, इनका हाल क्या है? अगर हम इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस कितना 2t, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना 2 माइनस कितना 2t और दोनों को जोड़ो, ये खत्म, कितना आया 4। P3 मिल गया कि नहीं? इसका मतलब फिर पता चलता है कि अपना जो P1 ऑफ T है इसका 2 गुना और प्लस 2 गुना किसका P2 ऑफ T का, ये मिला करके कौन बनता है P3 ऑफ T। इसका मतलब P3 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीस टू वेक्टर्स। तो अगला डिलीटेशन P3 को डिलीट। अब बचा केवल कितना 3। तो इसका मतलब कैपिटल H इज इक्वल टू स्पैन ऑफ वेक्टर P1, वेक्टर P2 और वेक्टर P4। इतना बचा। अब फिर देखना आपकी P3 गायब और इन पर अगर देखा जाए तो किस्सा कैसा बनेगा? ये दोनों क्या एक दूसरे के मल्टीपल है? नहीं। क्या आप P4 को इन दोनों के इस्तेमाल से बना सकते हो? नहीं। क्या बाकी दोनों में से किसी को P4 के इस्तेमाल से बना सकते हो? अब कोई किसी से बनने वाला नहीं है। तो ये लोग कैसे हो गए? LI। अच्छा, एक और गारंटी दे दो LI करने की, जिससे दुनिया हमारे ऊपर कोई शक ना कर सके। और LI कहने के लिए और क्या कर सकते हैं? हाँ, तो इसको कैसे और साबित कर सकते हैं? एक ऐसी मतलब प्रोसेस पूछ रहे हैं जिसमें हम खूंटा गाड़ दिए कि अब तो कुछ भी करवा लो, अब आप इनको LD नहीं कह सकते हो। अभी तो देखो, अभी थोड़ा थोड़ा हॉच पॉच है कि क्या पता कोई एक लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार कर सके, क्या पता, हॉच पॉच है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एकदम गारंटी के साथ कहो भैया कुछ नहीं हो सकता, LI मतलब LI, कुछ नहीं हो सकता, आप देख करके एक मैट्रिक्स बनाने। हाँ, मैट्रिक्स अपने लिए तो माई बाप है। मैट्रिक्स का पहला कॉलम, पहला कॉलम 1 0, बस अपने तो सिर्फ 3 के लिए बना रहे हैं। दूसरा कॉलम 1 -1 0 1 पहला कॉलम किससे बनता है? कांस्टेंट से या t की हाईएस्ट पावर से?
रुको। बोलो मैट्रिक्स का पहला कॉलम किससे बनता है? कांस्टेंट से। तो कांस्टेंट की दुनिया सज गई। 1 1, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं चाहिए। दूसरा कॉलम किससे बनता है? t की पावर 1 से। t की पावर 1 का कोफिशिएंट 1 मिला। अगला किससे? 0 0 1 t स्क्वायर 0 0। ये हुआ। चेंज करें एक लाइन में, चेंज करें तो इसमें से इसको घटा दिया जाए। तो सोचो घटाते ही 1 - 1 दैट इज इक्वल टू कितना बनेगा? 0। अच्छा सेकंड में से पहला घटा -1 - 1 दैट इज इक्वल टू -2। ये ऑलरेडी 0 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कितना है? 1। अगला काम क्या करें? 2 से घटेगा। ये 2 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड करते ही -1 हुआ। अब दोनों को ऐड कर दें, तो ऐड करते ही ये कितना? 0, ये कितना? 1। पाई डॉट। इसका मतलब दिए गए तीनों वेक्टर आपके कौन होंगे? एलआई होंगे। और ये 3 एलआई मिलकर के पूरे के पूरे कैपिटल एच को स्पैन कर रहे हैं। इसलिए यही 3 लोग कैपिटल एच के लिए किसका काम करेंगे? बेस बी का काम। क्लियर हो गया? चलो शुरुआत करते हैं। जिनको ये सब तिकड़म ना आता हो कि हम नहीं निकाल पाएंगे, कैसे पता करें, वो सीधे मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। और मैट्रिक्स से सॉल्व करने पर ना चालाकी से एक कॉर्नर पे लिखो, जो नॉन पाइवट आए हैं वो लोग बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में शामिल है। वहाँ भी डिपेंडेंसी रिलेशन खोजना अपने को आता है। हम लोग एक बार डिपेंडेंसी रिलेशन खोज चुके हैं, अगर याद हो तो। राइट मोस्ट कॉलम पाइवट करते थे, वही डिपेंडेंसी रिलेशन दे देता था। अब लैंग्वेज सीखो। लैंग्वेज तुम लोग कैसे लिखोगे? जो कह रहे हो लैंग्वेज नहीं आती है, ध्यान देना। सॉल्यूशन बोलो, अपने आप से सोच करके बोलो। सॉल्यूशन में सबसे पहली लैंग्वेज हम क्या लिखें? दिया गया ना कि फाइंड h the subspace, तो h हाँ, h तो क्या लिखें? क्या लिखें? h को स्पैन ऑफ s गिवन कैपिटल H इज इक्वल टू स्पैन ऑफ वेक्टर P1, वेक्टर P2, वेक्टर P3, वेक्टर P4, वेक्टर P5। ये इतना आ तो रहा है ना? इतना दिख रहा है पूरा गिवन h इज इक्वल टू दिस। ठीक, अगली बार में क्या लिखें? अगली बार में ये बार में we see that पांचों मतलब पांचों और we see that P5 के बारे में बात करते हैं। P5 is the sum of P1 and P4. We see that P5 is equal to, चालाकी देखना कैसे लिखना है। P5 is equal to, बोलो P5 कितना है? 1 प्लस 2t प्लस t स्क्वायर। इसका मतलब हम इसको लिख रहे हैं, दिस इम्प्लाइज दैट P5 is equal to 1 प्लस t प्लस t प्लस t स्क्वायर। सही है गलत? लिख सकते हैं। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट वेक्टर P5 इज इक्वल टू, ये कौन? वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P4। हो गया? सो रिमूव P5 from स्पैनिंग सेट। इसलिए हम P5 को स्पैनिंग सेट से निकाल देते हैं। आल्सो we see that, इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि P3 is equal to, अब P3 बोलना कितना? काम गया 4। अच्छा, इस 4 को क्या लिख सकते हैं? नकल उसी से छापो वहां से। 2 times P1 और 2 टाइम्स ऑफ द 1 प्लस टी स्क्वायर, नहीं 1 प्लस टी प्लस 2 टाइम्स ऑफ द 1 माइनस टी। सही? 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 2 4, ये दोनों कैंसिल आउट हुए। यानी दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द P1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ द P2, 2 टाइम्स ऑफ द P2। ठीक, सो
आपकी क्या है, रिमूव P3 आल्सो। इसलिए हम क्या करते हैं, P3 को भी रिमूव कर देते हैं और बस जो बचा उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, जिनको इसे छोटा करना ना, वो इकट्ठे दोनों रिलेशन लिख के इकट्ठे बोल देते, रिमूव P5 एंड P3। ये तो स्टार्टिंग में मैट्रिक्स बना लेंगे। किस पे? नहीं, स्टार्टिंग मैट्रिक्स बनाने के लिए खुली छूट है अगर प्रूफ में मैट्रिक्स होती तो। इसीलिए तो चिपका दिए ना साथ में लाइन कि आप उस प्रूफ का इस्तेमाल कीजिए जो हमने थ्योरम में किया हुआ है, मतलब एक एक बाहर निकालने वाली बात। इसीलिए तो इस रास्ते से है, नहीं तो मैट्रिक्स तो अपने लिए लगे हाथ पड़ी हुई है, तुरंत बनाओ, मामला खत्म। नाउ कैपिटल H इज इक्वल टू स्पैन ऑफ किसका किसका, कौन कौन बचेगा, P1 P2 एंड P4। H is equal to span of P1 P2 and P4। इनमें सीधा रिलेशन कुछ नहीं दिखा, तो अब चाहे तो मर्जी अपनी लिख दो सीधे, एंड दीज थ्री आर LI, क्योंकि समझदार है, जब जरूरत पड़ेगी मैट्रिक्स बना के प्रूफ कर लेंगे। और अगर फिर भी लगता है कि नहीं नोट्स में हम और क्लियर लिखें, तो फिर नोट्स में अब मैट्रिक्स बनाओ। नाउ वी चेक द चेकिंग फॉर LI ऑफ P1 P2 P3 पर P4। हालांकि मेरे हिसाब से इतनी मैच्योरिटी के बाद जरूरत नहीं है उस चीज़ की। मेरे हिसाब से तुम लोग लिखना चाहो लिख सकते हो, करोगे मैट्रिक्स? नहीं तो कितना BC दैट या फिर BC दैट, अगर कुछ लिखेंगे तो देख क्या रहेगा, where P1 P2 P4 are LI, where collection of P1 P2 P4 ठीक is LI, so basis for capital H is equal to P1 P2 P4। इसके P1 P2 P4 का कलेक्शन ही हमारे H के लिए बेसिस का काम करेगा। बहुत बचा के लिखना है, इसलिए बहुत कम लगा क्लियरिटी, इसीलिए इससे लिखना ज़्यादा सही लगता है। तो अलग बात है, ज़्यादा वो भी पता है जैसा होता रहता है। बंद करें अभी बंद करेंगे तो पता चले गणित पिघल के दहली शामिल हो जाएगी। अरे इनके लिए कोई दिक्कत नहीं हो जाए तो बता समझ आएगा। साइंस इतना आगे बढ़ गया है, साइंस को थोड़ी सी और तरक्की करनी चाहिए ना। एक ऐसा हेलमेट डिजाइन करें जिसमें पीछे पंखा लगा है, हेलमेट पाएंगे ऐसे अपने ऊपर रहे, यूं हवा है, आता है। सस्ता करना चाहिए इसको ना, अभी महंगा आता होगा। कूलर तो आता है, एक आता है जो फीट पे लगता है, क्रिकेट खिलाड़ी लोग उसको पहन करके खेलते हैं, वो हम देखे। हेलमेट वाला तो नहीं जानते, ये हम जानते हैं, ये कुबड़ जैसा निकला रहता है। कहाँ तक कोई मैच था, हम इसको पहली बार देखे हुए थे, धोनी, हाँ वो इसको लगा करके बैटिंग करते हैं। नहीं हाँ हाँ हाँ, कुबड़ जैसा की तरह निकला रहता है उससे ना। एक आयरन मैन है, टाइटेनियम का सूट बना के उड़ लेते हैं। मूवी में कुछ ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आ जाए, क्या बात है। ऑनलाइन क्लासेस कितनी अच्छी चलेंगी सोचो, टीचर हर लड़के के घर में प्रेजेंट है, यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी, बस थप्पड़ नहीं मार सकता। बताए अरे तो कोचिंग वाले ना फीस का तगादा करने के लिए घर घर प्रेजेंट हो जाएंगे, सुबह शाम सो के उनके सामने खड़े हैं, फीस नहीं जमा किया आपका लड़का, आपने दिया तक नहीं दिया था। ये हटा दे इधर का भी।
ये काम हो गया पांचवा। छठे का क्या हाल है? छठा नहीं लगाए वो दुइये लगाए, हम कहते तुम लोग संडे दुइये लगाओ, तुम लोग दुइये लगाए। छठे पे छठे में अच्छा, सातवें तुम लोग सीधे कूद गए, बीच वाला ब्रैकेट तोड़ दिए। अच्छा लग रहा है। सातवां अच्छा लग रहा था। What would you have to know about the solution set of जो लीनियर इक्वेशन वाला है 18 + 20 वो जो साइंटिस्ट वाला था उसी के जैसा है ये। हां 18 + 20 वाला तभी तभी तुम उसको पकड़ पाए थे आसानी से। सपोज P1 P2 P3 P4 वेक्टर P1 वेक्टर P2 वेक्टर P3 वेक्टर P4 are specific polynomial are specific polynomials that span a two-dimensional subspace that span a two-dimensional subspace H of P5 two-dimensional subspace H of P5. Describe how one can find how one can find a basis. One can find a basis describe how one can find a basis for capital H examining the four polynomials examining the four polynomials and making at most no computation अधिक से अधिक and making at most no computation कोई भी गणना ना हो at most no computation दिमाग की कसरत है बस खाली थोड़ी सी, आपका दिमाग चल रहा है इस बात की गवाही आपको। P1 P2 P3 P4 ये चार दिए गए आपको पॉलिनोमियल हैं, स्पेसिफिक पॉलिनोमियल, खास पॉलिनोमियल जो आपको दे दिए गए हैं। दैट स्पैन अ टू डायमेंशनल सबस्पेस H ऑफ P5 जो P5 के किसी टू डायमेंशनल सबस्पेस को स्पैन कर रहे हैं। डिस्क्राइब आप वर्णन कीजिए हाउ वन कैन फाइंड द बेसिस फॉर कैपिटल H कि कोई भी कैपिटल H के लिए बेसिस को किस तरीके से पा सकता है। एग्जामाइनिंग द फोर पॉलिनोमियल इन्हीं चार पॉलिनोमियल को एग्जामाइन निरीक्षण करते हुए, चार पॉलिनोमियल दिए गए चारों को देखते हुए निरीक्षण करते हुए कैपिटल H के लिए बेसिस को निकालना है। लेकिन आगे शर्त है एंड मेकिंग एट मोस्ट नो कंप्यूटेशन और अधिक से अधिक वो कोई भी सॉल्यूशन कोई भी गणना नहीं करता है, सिर्फ वो चार लोगों को देखता है और चार लोगों को देखने से बिना अपना हाथ पैर चलाए वो कहता है भैया उठा लो इन लोगों को, ये लोग कैपिटल H के लिए बेसिस हो जाएंगे। कैसे किसी भी दो पॉलिनोमियल को एलडी में दिखा दिया और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग उसको रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद अलाइन कनेक्शन देते उसको। ये बताओ किसी भी दो को तुम एलडी दिखा दोगे और फिर उसको रिमूव करने जाओगे, कैलकुलेशन तो तुम शुरू कर चुके हो, कैलकुलेशन तो आपने शुरू कर दी। तो टू डायमेंशनल पॉलिनोमियल को स्पेस करने के लिए मुझे तो ही डिमांड है।
तो जो लिस्ट आ रहे हैं हाँ डायरेक्टली रिमूव कर दें, एलडी कंप्लीट ही नहीं कैसे रिमूव करो, वही तो पूछ रहा है। थ्योरम से। कौन सी थ्योरम से, कौन सी थ्योरम से और कैसे रिमूव कर दोगे? मुहाने पे खड़े होकर के सोचा जाता है ऐसी बातें। नदी के पुल के ऊपर खड़े हो, कोई हाथ लगाया तो नीचे कूदेंगे कूदेंगे, और तुमने हाथ पकड़ा तो तुमको लेके कूदेंगे, कोई आएगा नहीं बेचारा। ये अगर मतलब जितना डिग्री का पॉलिनोमियल जितने डायमेंशन का पॉलिनोमियल होता है उसके बेसिस के एलिमेंट अगर एक भी ज़्यादा होता है एलडी हो जाता है तो हाँ। बनेगा। सर ऐसा कुछ इसमें नहीं से है। एक एलिमेंट जो एलडी एलिमेंट होते हैं, हाँ उसको रिमूव करके अपन लोग ये बेसिस बनाना चाह रहे हैं। 4 एलिमेंट हैं, जैसे रिमूव करने जाओगे तो अभी भी कैलकुलेशन करके निपटे हो। अभी देखे ना, सर 4 एलिमेंट में जो एक दूसरे के मल्टीपल नहीं होते। हाँ देखे दिमाग उसका चल रहा है, दादी उसकी कुछ खिला पिला के भेजी है सही सलामत ना। सिर्फ एक काम करना है, 2 डायमेंशन का बनाना है ना, कोई 2 पॉलिनोमियल देख ले, एक दूसरे के मल्टीपल नहीं, उठा लो, क्या तो बेसिस होगा, बात खत्म। क्या कैलकुलेशन आई, कुछ नहीं आई। बोल वही रहे थे ना, तरीके गलत थे, तरीके में कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए। गौर करना, एक पॉलिनोमियल दिया 1 + t, दूसरा पॉलिनोमियल दिया 1 - t, तीसरा पॉलिनोमियल दे दे रहे हैं 2 + t², चौथा पॉलिनोमियल दे दे रहे हैं 3t + t², 4 दे दिया, और कह रहे हैं बिना कैलकुलेशन के आप कैपिटल H के लिए बेसिस दे दो। ये 4 मिलकर के H को स्पेंड करें, ये भी गारंटी दी है। बिना कैलकुलेशन के H के लिए बेसिस दे दो, चाहे इसको उठा लो चाहे इसको, बोथ आर नॉट मल्टीपल ऑफ ईच अदर, चाहे इनको उठा लो इनको उठा लो, बोथ आर नॉट मल्टीपल ऑफ ईच अदर, इनको ले लो या इनको ले लो, बोथ आर नॉट मल्टीपल ऑफ ईच अदर। किसी भी 2 पेयर को उठा लो, कोई किसी का मल्टीपल नहीं है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता पहला ये रहा होता 1 + t और 2 + 2t, और बाकी के दोनों यही चिपका दिए जाते, ये आप क्या करते हो, अब इन दोनों पहले दिखा सकते दोनों एक दूसरे का मल्टीपल है, पहले 2 से गुणा करो, दूसरा मिलेगा, यानी मेरा हाथ बांधा, छोड़ दो या इन्हें, छोड़ दो या इन्हें, छूट गया और छूट गया तो बाकी 2 बचे हुए हैं, किसी को भी एक के साथ उठा लो। कोई कैलकुलेशन हुई नहीं, यही तो करना था। तो स्पैनिंग वाली थ्योरम से ना पहला वाला प्रूफ किया गया था, दूसरे में आपसे इतना आसान कर दिया। अच्छा अगर यही कह दिया होता ना कि 3 लोग आए, डायमेंशन 3 कह दिया, अभी हाथ ना काफी हद तक बांध दिए गए, काफी हद तक हाथ बांध दिए, क्योंकि अब आप तुरंत ऐसे देख करके नहीं कह सकते, क्यों, अब तो मल्टीपल के साथ साथ लीनियर कॉम्बिनेशन भी देखना है, अब 2 चीजें देखनी है। इसीलिए उसने 2 डायमेंशन पे पूछा कि विदाउट एनी एटमोस्ट नो कंप्यूटेशन, अधिक से अधिक आप कुछ कैलकुलेशन ना करो। जबकि इसमें अगर 3 डायमेंशन वाला कह दिया ना तो आपको कहेगा कि आप थोड़ी कैलकुलेशन कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए आज़ादी दे दिया, कर लो थोड़ी कैलकुलेशन, लेकिन पूरी मत करना, क्योंकि जब थोड़ी करोगे तो तुमको मैट्रिक्स के बनते ही साफ सुथरा दिखने लगेगा। मैट्रिक्स पाइवट रखेगी तो कुल कितने रखेगी वो देखने से पता चल जाता है। अभी आई बात समझ में, लिख दो सोल्यूशन, वर्डिंग बोलते हैं, सोल्यूशन लिख देना। सेलेक्ट एनी 2 पॉलिनोमियल्स, select any 2 polynomials which are not scalar multiple of each other. Select any 2 polynomials which are not scalar multiple of each other. एक बार सोचो, वर्डिंग बदल चुकी है। इस बार हमने क्या कहा, select any 2 polynomials which are not multiple of each other. ये वर्डिंग नहीं बोले, सेलेक्ट एनी 2 पॉलिनोमियल वेयर 1 इज नॉट मल्टीपल ऑफ अदर, ये नहीं बोले, क्योंकि पहला दूसरे का मल्टीपल है तो दूसरा पहले का हो ये कोई जरूरी नहीं है। कौन अटकाता है अपने को, बिल्कुल फंस ये फंसा देगा, ठीक। इसीलिए दोनों ऐसा उठाओ कि दोनों में से कोई भी किसी का मल्टीपल ना हो, मतलब आपने इसको रिमूव कर दिया। 0 पॉलिनोमियल आप कोई भी नहीं उठा रहे, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल नहीं है जो कांस्टेंट 0 की तरह नजर आए, ये छोड़ा गया है। Select any 2 polynomial which are not scalar multiple of each other, ठीक। These 2 collection form the basis for H, सीधे लिखो, these 2 collection, इन्हीं 2 का जो आपका कलेक्शन होगा फॉर्म बेसिस फॉर कैपिटल H, तो कैपिटल H के लिए बेसिस का काम करेगा। आई बात समझ में,
इसीलिए कहा जाता है दुनिया में आईक्यू लेवल नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहा जाता है मतलब हम ही एक ठो अकेले कहते हैं, कुछ लोग और कहते भी होंगे। आईक्यू लेवल नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब ये सवाल वास्तविकता में बहुत हल्का था, बहुत हल्का। जिसको पुरानी थ्योरी तुरंत क्लिक करके याद आ गया उसके लिए ठीक है। तो क्या जो इसको नहीं बता पाया, जो स्पेलिंग से हटा रहा था, क्या उसको ये थ्योरी नहीं पता थी? पता थी, एट दैट टाइम स्ट्राइक नहीं कर पाई, बस। अब इसमें कोई कहेगा कि आईक्यू बड़ा कमजोर है। आईक्यू चीज़ होती कहाँ है? होती तो दिमाग के परसेंटेज पता चल जाते। झूठ है, सब भौकाल मारे रहते हैं। आइंस्टीन अपने दिमाग का 14% का इस्तेमाल किए थे, तुम नापने गए थे 14%। और दिमाग का 14% कहाँ होता है? कोई पूछे अभी दिमाग का 14% कहाँ है? तो गोगा जैसे मुबा देंगे, तब नहीं। सातवें दिमाग क्या होता इसीलिए दादा बाबा पुरानी कहानियां सुनाते थे। छोट भर की पाइप थी, उसमें से तार को निकालना था। इंजीनियर साहब सोचे पड़े थे कैसे निकले कैसे निकले कैसे निकले। एक लड़का है, मुसरी पकड़ा, पूछ में तार बांधा, पार करा दिया। लगाते हो कहाँ से करोगे? है? What would you have? सीसी What would you have? What would you have to know about? To know about the solution set. About the solution set about the solution set of a homogeneous system of a homogeneous system of 18 linear equation. Homogeneous system क्या होगा जी? System of 18 linear equation homogeneous system of 18 linear equations in 20 variables. In 20 variables in 20 variables in order to know that in order to know that every associated non-homogeneous equation every associated non-homogeneous equation has a solution question mark discuss what would you have to know आपको क्या जानना होगा about the solution set of a homogeneous system किसी homogeneous system के बारे में। जो homogeneous system कैसा लिखा जा रहा है? 18 लीनियर इक्वेशन है टोटल 20 वेरिएबल में। उस सिस्टम के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि आप ये कह सको कि इसके करेस्पॉन्डेंस में बना हुआ नॉन होमोजीनियस हमेशा सोल्यूशन रखेगा ही रखेगा। लिख लो तब फिर वर्डिंग होगी। इनको विराम दो। बारी बारी जितनी इंफॉर्मेशन दिए गए उसको कलेक्ट करें। इक्वेशंस की संख्या कुल कितनी है? 18। वेरिएबल की संख्या कुल कितनी है? वेरिएबल की संख्या अपने पास मौजूद है 20। मैट्रिक्स कितने गुणे कितने की? कोफिशिएंट
18 गुणे 20 की कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैपिटल A बनती है। Ax इज इक्वल टू B, होमोजीनियस कहा, ठीक। ये मेरा होमोजीनियस सिस्टम है। इतनी दूर तक हमने सारी बातें खत्म कर दी। अब मेरा काम यहाँ से शुरू होगा। कहाँ से? पहले से ही शुरुआत है, अब यहाँ से आएंगे। ये चलिए, ये सिस्टम इनका बना हुआ है। ये कह रहे हैं इस सिस्टम के बारे में आपको और कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी चाहिए कि आप कह सको कि जिस दिन इससे जुड़ा हुआ एसोसिएटेड सिस्टम Ax इज इक्वल टू वेक्टर B बनेगा तो ये सॉल्यूशन रखे हर B के लिए। यहाँ पर एवरी एसोसिएटेड, जितने भी जोड़ रहे हो हर B के लिए ना, वो यहाँ पर लगा दो एवरी एसोसिएटेड नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। जितने भी आप नॉन होमोजेनियस लगा रहे हो, एसोसिएटेड का मतलब ना सिर्फ एक बात, ये नहीं बदलना चाहिए, बस इसके करस्पॉन्डेंस में केवल इसको चेंज करते हो। B1 बैठाओ, B2 बैठाओ, B3 बैठाओ, जितने भी बना लो, एवरी नॉन होमोजेनियस सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन। और सब के सब सॉल्यूशन रखते हैं। क्या किया जाए? मैट्रिक्स क्या हो जाए? फुल रैंक हो जाए। और फुल रैंक का मतलब उसकी रैंक कितनी हो जाए? 18 हो जाए। इसका मतलब 18 की 18 रो पाइवट हो जाए, तो आप जो भी एसोसिएटेड नॉन होमोजेनियस सिस्टम लगाओगे सबका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। लिख लो लैंग्वेज में, इस बात को बोल दें, लिखा दे लैंग्वेज में बोल दें। अच्छा सुनो, एक और बात, चलो थोड़ी सी चर्चा पर चर्चा का दौर चलाती है ना। पहला काम हमने ये कहा कि आपकी मैट्रिक्स फुल रैंक हो जाए। तरीके खोज रहे हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका मेरा ये है कि मेरे मैट्रिक्स में कहने का तरीका, दूसरा तरीका है कि मेरी दी गई मैट्रिक्स कुल कितने पाइवट रखें? 18 पाइवट रो रखें। तीसरा तरीका बोलो, हाँ तीसरा तरीका, ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल T जो इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डेंस में आए वो क्या हो जाए? ऑनटू। ये सारी बातें इक्विवेलेंट स्टेटमेंट पे चल रही है। चौथा तरीका हो गई, रैंक 18 हो गया। 18 पाइवट 18 रैंक की सेम से। अगला बोलो, नल स्पेस की डायमेंशन। ये नल स्पेस ऑफ ए डायमेंशन कितनी हो जाए? 2 हो जाए। इसका मतलब यहीं बोलो, यहीं से दूर ना जाओ, यहीं बोलो। डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस 18। हाँ ठीक, यहाँ से कुछ और बोलो, यहाँ से बड़ी अच्छी चीज छिप रही है यहाँ से। कॉलम ऑफ आंटो में निपटा देंगे। जो सही बात यहाँ से एक छिपी हुई है उसी नल डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज इक्वल टू 2 से क्या बनाएगा? हो गया नल स्पेस की डायमेंशन को नल स्पेस प्लेन है। इसमें दो मान जीरो वेक्टर में जो 0 पे मैप करेंगे। जो हम सुनना चाहते हैं वो बोलो। अब हम सुनना क्या चाहते हैं? फ्री वेरिएबल नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, कुल कितने फ्री वेरिएबल मिलने चाहिए? अच्छा, क्या मेरा ये कहना सही है कि ओनली लास्ट 2 कॉलम्स बिकम्स नॉन पाइवट? क्या मेरा ये कहना सही है? ओनली लास्ट 2 कॉलम्स बिकम नॉन पाइवट एंड ऑल अदर बिकम्स पाइवटेड, एंड 2 कॉलम्स बिकम्स नॉन पाइवटेड। ये कहना सही है? एनी 2 कॉलम्स बिकम्स नॉन पाइवटेड। सोच लो, वर्डिंग सोच करके बोलना। इसी पर रुके हुए। क्या हम ऐसे मामले में, इस तरह के मामले में जहां पर मेरी मैट्रिक्स 18 गुणे 20 x इज इक्वल टू b की है, ऐसे मामले में क्या हम ये बात कह दें कि ओनली लास्ट 2 कॉलम्स बिकम्स नॉन पाइवट? नहीं सर, मतलब बीच में पूरा कॉलम 0 हो गया। हाँ तो इधर मतलब बीच में या लास्ट में होने की जरूरत थोड़ी है। हाँ, नहीं पाइवट शिफ्ट भी तो हो सकता है। पाइवट शिफ्टिंग हो सकती it may be possible, so it may be possible that first column becomes non-pivot column. सही या गलत? It may be possible that first column becomes non-pivot column. True or false?
सोच के जवाब देना। इट मे बी पॉसिबल दैट फर्स्ट कॉलम बिकम्स नॉन पाइवट कॉलम। इस सिचुएशन की बात कर रहे हो और कहीं अलग बात नहीं कर रहे। इस सिचुएशन में क्या ये पॉसिबल है कि मेरा पहला कॉलम नॉन पाइवट चढ़ जाए? नहीं है। फर्स्ट कॉलम पाइवट नहीं हो सकता। पहला कॉलम नॉन पाइवट नहीं हो सकता। रीजन? क्योंकि इसका लेने का मतलब है पूरा कॉलम जीरो हो जाएंगे। हाँ। अब यही कंडीशन में जीरो हो सकता है कब? जब पूरे के पूरे मतलब कॉलम फर्स्ट कॉलम जीरो कॉलम हाँ। जीरो कॉलम हो जाए। और पहला कॉलम जीरो कब होगा? पहला कॉलम कंप्लीटली जीरो कब होगा? क्या किसी मैट्रिक्स में पहला कॉलम कंप्लीटली जीरो नहीं किया जा सकता? क्या किसी मैट्रिक्स में पहला कॉलम कंप्लीटली जीरो नहीं किया जा सकता? दुनिया में ऐसी बहुत सी मैट्रिक्स होंगी जिसका पहला कॉलम जीरो हो रहा होगा। आमतौर पर नहीं हो सकता, लेकिन अगर स्पेसिफिकली कहे कि हर एक लिखे गए सिस्टम ऑफ इक्वेशन में या पूरे जितने भी इक्वेशन आपको उस सिस्टम में दिए जा रहे हैं उसमें हमेशा पहले वेरिएबल का कोफिशिएंट जीरो रहेगा, तो बिल्कुल पहला कॉलम जीरो चढ़ा दिया जाएगा, तब चढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि आप इक्वेशन में वेरिएबल को शामिल कर रहे हो, आप कह के शामिल कर रहे हो कि आप मेरा जो पहला वाला वेरिएबल होगा वो शामिल तो है, लेकिन हर बार वो अपने कोफिशिएंट कितने रखेगा? जीरो रखेगा। याद करो, कहीं दूर ना जाओ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे ही देख लो ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z = c1 x1 समथिंग समथिंग कर दे, कांस्टेंट जितने बनाए उसमें सब में x1 का कोफिशिएंट कितना लेकर के चले? जीरो। तो वहां वो तुमको बोल्डली कह रहा है कि हम पहला जीरो भर रहे हैं, इसका मतलब उसने x1 को कंसीडर किया है। लेकिन अगर वो ये बात ना कहता ना, तब नहीं हो सकता था, क्योंकि तब x1 का पूरा कॉलम जीरो भरा गया और ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, तो इसका मतलब x2 ही x1 रहा होगा। उस दिन वेरिएबल की संख्या घट जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, तो आमतौर पर ये बात नहीं होगी, अपने केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक, अच्छा ये बताओ, एनी टू कॉलम्स बिकम्स नॉन पाइवट कहना सही होगा? एनी टू कॉलम्स बिकम नॉन पाइवट। इस बात के लिए, ये बात के लिए कि ये हमेशा सॉल्यूशन रखेगा, ये हमेशा सॉल्यूशन रखे, इसके लिए क्या हम ये कह सकते हैं एनी टू कॉलम्स बिकम्स नॉन पाइवट? पहला कॉलम पहला छोड़ इस कंडीशन के हाँ, चलो पहले छोड़े भी, पहले के बाद की बात करते हैं। एनी टू कॉलम फ्रॉम सेकंड टू लास्ट बिकम्स नॉन पाइवट। लास्ट में कॉलम में बीबी वाला कॉलम दिया जाएगा ना। हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बस। एनी टू कॉलम्स फ्रॉम सेकंड टू लास्ट, एनी टू कॉलम्स फ्रॉम सेकंड टू लास्ट बिकम्स नॉन पाइवट कॉलम। सही होगा? गलत होगा, गलत होगा। हम सिर्फ एनी टू कॉलम्स बिकम्स नॉन पाइवट कह रहे हैं, पाइवट के लिए तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। एनी टू कॉलम्स बिकम नॉन पाइवट, इसका मतलब तीसरा भी कहीं बन सकता होगा। पॉसिबिलिटी छोड़ो, पॉसिबिलिटी खत्म करो, ना छोड़ो एक को पॉसिबिलिटी। एनी टू कॉलम्स बिकम्स नॉन पाइवट फ्रॉम सेकंड टू लास्ट एंड ऑल अदर मस्ट बी पाइवट। 18 पाइवट तो तुमको चाहिए, 18 पाइवट से एक भी कम हुआ तो खेल बिगड़ जाएगा यहाँ। तो इसीलिए सिर्फ नॉन पाइवट की चर्चा करना सफिशिएंट नहीं है, पाइवट भी साथ में बोलना पड़ेगा। अच्छा, जिस दिन तुम ये कहते हो ना 18 कॉलम पाइवट बन जाएं, नॉन पाइवट की चर्चा मारो गोली, कोई जरूरत नहीं। लेकिन नॉन पाइवट की चर्चा करोगे तो पाइवट की करनी पड़ेगी, या तो फिर ओनली वर्डिंग लगा दो, ओनली टू कॉलम्स बिकम्स नॉन पाइवट। इसका मतलब बाकी जितने बच्चे वो क्या बन रहे हैं? पाइवट। अब ये बात सही है। तो अगर अकेली चर्चा पे चलना चाहते हो तो ओनली लगा करके खेलो, अदरवाइज सारी बातें करनी पड़ेगी। ठीक, चलो शुरुआत करते हैं। लिखना सॉल्यूशन में, लैंग्वेज है, लैंग्वेज बोल दे रहे हैं, लिखो। What would you have to know? लिखना, we would have to know, we would have to know, we would have to know that there exists, we would have to know that there exists one pivot in each row. We would have to know
we would have to know that there exists one pivot in each row. हर एक रो में एक पाइवट आपको मिल जाए। पहली रो में भी पाइवट मिले, दूसरे में भी मिले, तीसरे में भी मिले, चौथे में मिले, लास्ट तक कितनी रो है? 18। तो 18 की 18 रो में आपको क्या मिल जाए? पाइवट मिल जाए। We would have to know that क्या लिखे थे आगे? Each row has one pivot. There exists pivot in each row. ये लिखा गया था। ठीक, this implies that. This implies that solution set of Ax is equal to null. Solution set of Ax is equal to null. That is null space of A. Null space of A have dimension 2. Have dimension 2. इस null space of A की dimension कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक, बस जस्टिफिकेशन इतना ही, और क्या किया जाए इसमें? जब 18 के 18 रो पाइवट कर ही दिए तो इन द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी राइट मोस्ट कॉलम नेवर बिकम्स द पाइवट कॉलम, क्योंकि 18 के 18 रो पाइवट हो चुकी है और आप कॉलम बढ़ा रहे हो, रो नहीं बढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब राइट मोस्ट साइड में पाइवट जाने वाला नहीं है। इतनी बातें सफिशिएंट है और आगे कुछ जोड़ने घटाने की कोई जरूरत नहीं है। जब थ्योरी की समझ खूब अच्छे से हो तो जितने छोटे में काम हो जाए उतना बेहतर। कौन अपने लोग बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन इसका नहीं देने वाले? आठवीं पर आते हैं। आठवें में लिखना लेट कैपिटल एच बी एन एन डायमेंशनल। बहुत दिन भर ऐसे चिल्लाती रहती है। लेट कैपिटल एच बी एन एन डायमेंशनल and n-dimensional subspace of n-dimensional subspace of an n-dimensional vector space. N-dimensional subspace of an n-dimensional n-dimensional vector space capital V. Explain why H is equal to V. Explain why H is equal to V. तो ये थ्योरम न्यूमेरिकल में डाल देंगे, लेकिन ये थ्योरम है। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो सुनो। इफ कैपिटल H is a subspace, if capital H is a subspace of capital V, and dimension of H is equal to dimension of V, this implies that H is equal to capital V। ये था कि अगर सब स्पेस और वेक्टर स्पेस की डायमेंशन आपस में बराबर हो गई तो ऐसे केसेस में सब स्पेस और वेक्टर स्पेस अलग अलग नहीं, सेम टू सेम, H is equal to capital V। लिख करके
घेरा मार दो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल नहीं, ये थ्योरम है। नॉर्मली याद रहती है, लेकिन फिर भी किताब के हिसाब से चल रहे हैं तो यहीं पे डालना पड़ेगा इसे। H is the subspace of capital B and dimension of H is equal to dimension of B. This implies that H is equal to B. अच्छा, क्या इसको दो तरफा चल सकते हैं? Implies and implies that. Implies and implies that. या अभी क्या इस स्टेटमेंट में गलती है? हम कुछ नहीं करें, अभी हम केवल पूछ रहे क्या इस स्टेटमेंट में गलती है? दो तरफा है। कोई गलती नहीं, डायमेंशन की बात है। कब यहाँ कोई गलती नहीं। अगर मेरा वेक्टर स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशनल का हो जाए, अगर मेरा वेक्टर स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशनल का हो जाए और उसका कोई सबस्पेस मिले वो भी इनफाइनाइट डायमेंशनल का सबस्पेस हो जाए, वो भी इनफाइनाइट डायमेंशनल का, क्या आज की तारीख में एच और बी बराबर हो सकते हैं? या हो सकता है कि एच आज भी प्रॉपर सबस्पेस रहे बी का? इनफाइनाइट डायमेंशनल। कुल मिला के मेरा सीधा सा सवाल ये है कि क्या किसी इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के पास इनफाइनाइट डायमेंशनल प्रॉपर सबस्पेस हो सकता है या नहीं हो सकता? सवाल ये है कि वेक्टर स्पेस की डायमेंशन इनफाइनाइट है, उसका एक सबस्पेस H निकाला गया और वो H उसका प्रॉपर सबस्पेस है और उसके बावजूद भी डायमेंशन इनफाइनाइट है। क्या ये बातें पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? देखो ना, स्टेटमेंट तो सीधे सीधे करा है, स्टेटमेंट फाइनाइट के लिए था, तो क्या इनफाइनाइट डायमेंशनल पर भी ये बातें सही होंगी? नहीं। काउंटर एग्जांपल दो जहां पर ये बात गलत हो रही है, एक काउंटर एग्जांपल जहां ये बात गलत हो रही है। सोचो, इनको रोकते हैं, टाइम दिए। ये अपना याद रखना, तुमको इसके इनफाइनाइट डायमेंशनल वाले हिस्से पे सोचना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई वेक्टर स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशनल का हो और उसका प्रॉपर सबस्पेस भी इनफाइनाइट डायमेंशनल का हो, और या तो फिर इनफाइनाइट डायमेंशनल पर भी यही कील ठोक दी जाए कि डायमेंशन बराबर होगी तो सबस्पेस वेक्टर स्पेस दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि ये थ्योरम फाइनाइट का किस्सा डील कर रही है। और ये मेरी तरफ से तुम लोगों को एच डब्ल्यू है, कॉपी के ऊपर कहीं लिख लेना एच डब्ल्यू होमवर्क और ट्राई करना। रास्ता हम बता रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, पॉलिनोमियल की दुनिया, ये सब इर्द गिर्द ऐसे एग्जाम्पल है जहां तुमको इस पे दिमाग चलाना है। नहीं आएगा तो फिर अपने रास्ते। चलो इनका प्रूफ बोलो, कैसे लिखा जाए इनका प्रूफ? लेंगे, सोचो। कैपिटल एच एन डायमेंशनल सब स्पेस है किसी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कैपिटल बी का, फाइनाइट की बात कर रहे हैं, तो कंफर्म कीजिए H इज इक्वल टू बी होगा। कैसे? यही नहीं, बिल्कुल नहीं। एन वेक्टर का कलेक्शन है। हाँ, एन एलआई वेक्टर का कलेक्शन है। किसकी डायमेंशन है? किसकी है? एन वेक्टर का कलेक्शन के लिए हाँ, जो इस वेक्टर है H को, उसकी डायमेंशन n हो जाएगी। किसकी? इस वेक्टर के कलेक्शन की? H की डायमेंशन। हाँ, ऐसा बोलो। तो उसकी जो डायमेंशन n हो जाएगी और वेक्टर स्पेस की ऑलरेडी दी गई है, दोनों की डायमेंशन से वेक्टर स्पेस। अरे कैसे? यही तो पूछ रहा है कि वेक्टर स्पेस सब स्पेस की डायमेंशन बराबर हो गई तो वेक्टर स्पेस बराबर हो जाएंगे। कैसे? सबसेट H जो
जो बेसिस होता है हाँ वो वेक्टर स्पेस का ही तो सबसेट होता हाँ है। हाँ वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है तो वो चेक किए कि n वेक्टर का जो अलाइन कलेक्शन वो स्पेन कर दे रहा है, इतनी तो सब स्पेस बन गया। यही चीज़ ये सही सलामत लिखोगे कैसे, ये तो हम पूछ रहे हैं। बाकी तो सारी बतिया तो खुली पड़ी है, पूरी लिखा कैसे जाएगा ये पूछ रहे हैं। क्या लिखो? सबसे पहले लिखा करेंगे h जो होगा ये सबसेट है, उसके बाद h इक्वल टू स्पेन ऑफ ठीक, और उसके बाद डायमेंशन दिखा दिया n इसकी, वो तो हो गई है, डायमेंशन है हो गई। अब और उसके बाद फिर यही गड़बड़ी है, तुम लोग मेन वाली चीज़ जो है ना वो छोड़ देते हो, जो बोलना है उस मेन चीज़ को गायब कर दिया। अब यही नहीं सीख पा रहे हो, ये दिक्कत हो रहा है। सब सीख लो तो मेन चीज़ छोड़ना वाली आदत कब छोड़ोगे? देखो ना सीधा सीधा कितनी साफ तौर की बात है। दोनों का बेसिस सेम हो गया, वेक्टर जी स्पेस मैम। और सब स्पेस का। किस बेस पे कह रहे हो कि दोनों का बेसिस सेम होगा, ये तो बोलो, किस बेस पे कह रहे हो इस चीज़ को? गिवन डायमेंशन ऑफ कैपिटल H is equal to n, भी है और this implies that, अभी भी वो चीज़ नहीं बोल रहे हो जो चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है। This implies that H नहीं, basis of capital H, capital B is equal to collection of vector B1, vector B2 up to so on vector Bn। हुआ? अगर इसकी डायमेंशन n है तो ऑब्वियस सी बात है इसका एक बेसिस होगा, उस बेसिस में टोटल n एलिमेंट आएंगे। ठीक, क्लियरली कैपिटल B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। स्पष्ट है B आपका कैसा सेट है? Li, क्योंकि आप उसको H के लिए क्या कह चुके हो? बेसिस कह चुके थे। और अगर ये Li है एंड B इज द सबसेट ऑफ कैपिटल B, और B सबसेट है किसका? कैपिटल B का। याद करो, एनी Li सेट either itself a basis or can be extended as the basis। मिला रास्ता? जब तक इस चीज को नहीं कहोगे तब तक सारी बातें भावनाओं में कही जा रही है। Any Li set either itself a basis or can be extended as a basis। ये कौन है? Li है। बेसिस थ्योरम याद करो, और बेस पे आ रहा है। बेसिस थ्योरम क्या कहती थी? Any Li set containing sufficient vector as the dimension। अगर कोई सेट, हिंदी में बोल रहे हैं, अगर कोई सेट आपको दिया गया है और वो उतने ही वेक्टर कंटेन करता है जितनी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है, और सेट Li है तो स्पेन चेक करने की नीड नहीं, ऑटोमेटिकली बेसिस होगा कि नहीं होगा। ये बताओ V की डायमेंशन कितनी कहा? n कहा। इस दिए गए Li सेट में कितने वेक्टर? क्या स्पेन चेक करने की नीड है? नहीं। पक्का ये इसके लिए बेसिस का काम करेगा। और जब दो लोगों के बेसिस सेम तो H और B भी आपस में, बस इतनी सी लाइन। जो तुम बोल रहे हो सारी बात सही है, लेकिन हमको वो रास्ता दो ना जिस रास्ते से हम उस पर खूंटा गाड़ सकते हैं कि हाँ ये होगा ही होगा। वो कैसे करोगे? उसके लिए किसकी नीड है? अब बोलो नीड किसकी? बेसिस थ्योरम की नीड है ना, मैं भूल जा रही हूँ। बेसिस थ्योरम क्लियरली B is Li and B is the subset of capital B। ठीक, by using basis theorem। कौन? वो वही बोले थे, वो नाम नहीं बोल रहे थे जो नाम हमको चाहिए था। हम ये पूछ रहे थे किस रीजन से कह दे रहे हो कि उसका भी बेसिस है तो इसका भी होगा। होगा तो है ये, H और V दोनों बराबर होने हैं तो दोनों के बेसिस अलग अलग नहीं होंगे, सेम टू सेम। जो उसके लिए बेसिस वही मेरे लिए बेसिस। लेकिन किस आधार पर? एक आधार तो देना पड़ेगा ना। तो आधार कौन बनेगा? बेसिस थ्योरम बनेगी। बाय यूज ऑफ बेसिस थ्योरम, by use of basis theorem, clearly capital B span vector space V। by basis theorem clearly span of B लिख देना। span of B is equal to capital B। ठीक,
अच्छा, एक और बात लिख सकते हो, चाहो तो आप ऐसे लिख दो, बेसिस थ्योरम से क्लियरली स्पैन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आया, कैपिटल बी आया, एंड बी हैव, और हमारे पास ये भी है, एंड बी हैव, अगली बात जो हमारे पास है वो सुनो क्या है, स्पैन ऑफ कैपिटल बी इज इक्वल टू कितना, एच, सही है गलत, जिसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर उसका राइट हैंड साइड बराबर, सो कैपिटल एच इज इक्वल टू, हो गया प्रूफ, बस इतनी सी लाइन है। H is equal to G। लैंग्वेज पकड़ो, लैंग्वेज नहीं पकड़ पाओगे तो दिक्कत है, फिर तो वो रट्टा मार थ्योरी वाली हाल है। हाँ होता है, कभी कभी ऐसे होता है ना, कुछ न्यूमेरिकल की लैंग्वेज इतनी लंबी पड़ जाती है कि हाँ हमको नहीं समझ में आती, उसके लिए सहारा लिया जा सकता है सॉल्यूशन मैनुअल के, उसके लिए नहीं दिक्कत है। लेकिन ऐसे आसान न्यूमेरिकल तो ये, अब इस थ्योरम, ये वास्तविकता में थ्योरम है, फाइनाइट डायमेंशन पे काम कर रहे हैं, इनफाइनाइट डायमेंशन का तुमको सोचना है, वो तुम्हारे हिस्से का होमवर्क है कि क्या इनफाइनाइट की किससे भी ये बात चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी। 9वां सवाल पे आप 16 हो शायद इसमें कितने, पहला ही सवाल 10 बटोर के रखा था अपने अंदर में, ज्यादा रखा था। तब लेट कैपिटल T फ्रॉम Rn टू Rm, लेट कैपिटल T फ्रॉम Rn टू Rm, ये लीनियर इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, is a linear transformation ये कह रहे हैं मानक कैपिटल T Rn से लेकर के Rm के बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है। पहला सवाल व्हाट इज द डायमेंशन what is the dimension of range of T, range of transformation कैपिटल T। पहला सवाल है कि जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल T दिया गया है उसकी रेंज कितनी होगी, लेकिन आगे शर्त है if T is 1-to-1 मैपिंग, आगे शर्त लगा दी, if T is 1-to-1 मैपिंग, T is 1-to-1 मैपिंग, y रीजन नहीं पूछा, y, और इसका b पार्ट, what is the dimension of the kernel of T, what is the dimension of the dimension of the kernel of T, ऐसे सिंपल से लिखते हैं, KR लिख देना केवल, of the kernel of T if T maps Rn onto Rm, if T maps Rn onto Rm, y रीजन। दो सवाल नोट करो, फिर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके लिए बी का पहला वाला सोचो, सीक्वेंशियल, पहले पढ़ा क्या कही लक्ष्मी, एल क्या डायमेंशन, चेक करते हैं, इसका ख्याल रखना, ये पूरे नहीं होने जा रहा। मैट्रिक्स की तरफ पढ़ते हैं, अपनी दुनिया तो बस वहीं तक है। अगर कैपिटल T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है Rn से Rm के बीच में,
तो निश्चित तौर पर कैपिटल टी के करस्पॉन्डेंस में हमको एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैपिटल ए मिलेगी जिसका ऑर्डर कितना होगा m क्रॉस n, ये होगा। अब जो इन्होंने कहा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, रेंज ऑफ टी की डायमेंशन क्या होगी ये बताओ। अरे देखो रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी ये क्या होता है, इसका मतलब ये कुछ और नहीं, ये होता है कॉलम स्पेस ऑफ ए। तो इसकी डायमेंशन का मतलब कॉलम स्पेस ऑफ ए की डायमेंशन देगा, ठीक। तो कुल मिलाकर के हमारी रिक्वायरमेंट है डायमेंशन ऑफ दी कॉलम स्पेस ऑफ कैपिटल ये चाहिए, और कॉलम स्पेस की डायमेंशन नंबर ऑफ पाइवट कॉलम्स होते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, ट्रांसफॉर्मेशन पहले बोलते रहे कैसा है 1-1 मैपिंग। 1-1 का मतलब है सारे के सारे कॉलम कैसे पाइवट है, ठीक। T is 1-1, T is 1-1 implies that all columns are pivot columns जितने कॉलम हैं सब के सब कैसे हैं पाइवट, और टोटल कुल कितने कॉलम हैं n, तो इसका मतलब पाइवट की संख्या कितनी है। रेंज ऑफ टी की डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू पहले का जवाब। दूसरे का जवाब देखो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द कर्नल ऑफ टी, कर्नल ऑफ टी, कर्नल ऑफ टी की अगर बात करें तो ये कुछ और नहीं, ये होता है नल स्पेस ऑफ कैपिटल ए, ये बनेगा। और नल स्पेस ऑफ कैपिटल इसका मतलब डायमेंशन चाहे इसकी बोल दे चाहे इसकी बोल दे, तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, नहीं डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, हाँ नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए और रैंक ऑफ ए, कॉलम स्पेस ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू टोटल कॉलम की संख्या कितनी n माइनस कॉलम स्पेस की डायमेंशन कितनी। पहले ये देख ले ये कहे क्या आंटो, आंटो का मतलब जितनी रो सब की सब कैसी कुल कितनी रो m पाइवट आए, तो इसका मतलब n माइनस, यही इसका आंसर चेक कर लो, देखो 8 है ना, चेक कर लो 9वें नंबर का 8 है, किताब में चेक करो। पहले का आंसर n होगा, दूसरे का आंसर n माइनस m होगा। चेक किए यही आ रहा है, मतलब इसके तुम लोगों को मिलते हैं हाँ क्या क्या हाँ वर्ड डिपेंडिंग है भाई, सेम टू सेम लगभग लगभग। चलो सॉल्यूशन लिखा जाए सिस्टमैटिक तरीके से, क्या सिस्टमैटिक लिखने के बाद मिटाने का मन नहीं करेगा, फिर भी मिटाना पड़ेगा। चलें शुरुआत करें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम ये कर लेते हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक। मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू कैपिटल टी, हाँ ये बनाओ, ये लिखना पड़ेगा ना, मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू कैपिटल टी इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक। मैट्रिक्स कैपिटल A corresponding to
मैट्रिक्स कैपिटल A करस्पॉन्डिंग टू कैपिटल T इज ऑफ m क्रॉस n, इज ऑफ m क्रॉस n। ठीक, अब बारी बारी पहले की शुरुआत करें। पहला दैट इज कैपिटल A इज ऑफ n क्रॉस n। अब आप पहले डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ कैपिटल T, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ कैपिटल T is nothing, it is equal to dimension of column space of A, क्योंकि हम जानते हैं रेंज ऑफ कैपिटल T का ही नया नाम क्या होता है, कॉलम स्पेस ऑफ A। ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाइवॉट कॉलम्स, नंबर ऑफ पाइवॉट कॉलम्स। ठीक, since capital T is 1 1 implies that all columns are pivot, all columns are pivot columns, pivot columns implies that total n पाइवॉट, कुल कितने पाइवॉट आए n। बस पहला आंसर नहीं है। Therefore डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन T, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल T इज इक्वल टू पहले के लिए T 1 1 होगा, इस वजह से इसको ना if कहना चाहिए, if T is 1 1। दिया या नहीं, दोनों सवाल में अलग लगता है ना, इस पे if पॉसिबिलिटी सोच रहा है, कंफर्मेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी सोच रहा है कि अगर ये हो जाए तो और ये हो जाए। इस पेन से लिखना चाहो किताब की तरह ना, इस पेन से लिख सकते हो, लेकिन कोई नीड रखने को खास नहीं। बी वाले में आते हैं, बी पार्ट में किसके बारे में है, कर्नल ऑफ टी की डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ null space of capital A, and this is equal to number of non-pivot columns, non-pivot columns। कोई दिक्कत नहीं? इसका मतलब अब if T is on to if T is onto, अगर मेरा ट्रांसफॉर्मेशन onto हो गया तो दिस implies that all m rows are pivot, तब जितनी भी m रो है वो सब की सब कैसी हो जाएगी, पाइवॉट रो हो जाएगी। और अगर सारी पाइवॉट हो गई तो इसका मतलब दिस implies that there exist कितना, there exist n minus m कौन, non-pivot columns। टोटल कॉलम की संख्या में से पाइवट रो की संख्या को कम कर दो, n minus n नॉन पाइवट कॉलम्स। Therefore this implies that dimension of kernel of transformation capital T is equal to n minus m, n minus m लिख डालो।
क्या हुआ? नोट करो नोट करो, तब तक इनको रोक दे फिर। Let capital S be a maximal linearly independent subset of a vector space capital B. करेक्ट, कैपिटल S किसी वेक्टर स्पेस कैपिटल B का मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वेक्टर कैपिटल S के पास मौजूद नहीं है, इन्हीं की लैंग्वेज बता रहे हैं, दैट इज अर्थात कैपिटल S हैज अ प्रॉपर्टी, कैपिटल S एक प्रॉपर्टी को रखता है। प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज इफ अ वेक्टर नॉट इन कैपिटल S, अगर कोई वेक्टर कैपिटल S के पास मौजूद नहीं है, इज एडजॉइंड टू कैपिटल S, और उसको आप कैपिटल S के साथ अटैच कर देते हो, मतलब उसको कैपिटल S में मिक्स कर देते हो, देन द न्यू सेट, तब जो नया वाला सेट बनेगा S डैश विल बी नो लॉन्गर बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएगा, ये डिपेंडेंट हो जाएगा। प्रूव दैट कैपिटल S मस्ट बी अ बेसिस फॉर कैपिटल B, सिद्ध कीजिए कि कैपिटल S B के लिए बेसिस का काम करेगा ही करेगा। ऑप्शन अगर इसका बनाया जाए ऐसे थोड़ा थोड़ा बनाए ना बनाए, छोड़े प्रूव करें, ऑप्शन इसका ज़्यादा खास नहीं है ना, अलग अलग सेट बनाते रहें तो भले, मतलब कैपिटल S के बारे में कुछ और लिखें तो ऑप्शन सही सलामत करेगा, ऐसे में बड़ा हल्का ऑप्शन लगेगा। छूट करवा दीजिएगा, छूट करवा दीजिएगा, कोई मेडिकल पाइप से यूज कर देना। बन यहाँ से जाएगा, लेकिन यहाँ से हल्का बनेगा, बहुत दमदार में लगेगा। थोड़ा बड़ा चर्चा पर चर्चा का दौर कर लेते हैं, क्या नहीं जा इसका लिखना बस, खाली ऐसे देखते रहो और सुनते रहना, इसके बारे में सोचते रहो क्या है। इफ S1 S2 S3 up to so on S16 are maximal are Li subset or Li subset of vector space कैपिटल, अगर S1 S2 S3 S16 ये सब के सब Li सबसेट है किसी दिए गए वेक्टर स्पेस कैपिटल V के, देन डैश पहली बात स्पैन ऑफ S1 यूनियन S3 is equal to capital B implies that span of S1 union S3 is equal to capital B implies that S1 union S3 is maximal Li subset, maximal Li subset of capital B। दूसरी बात स्पैन ऑफ S5 यूनियन S6 साइड बाई साइड देखिए, S5 यूनियन S6 is equal to capital H and dimension of capital H is equal to 15, dimension of capital H is equal to 15, then
then cardinality of S5 is equal to 10 and cardinality of S6 is equal to 5. तीसरी स्पैन ऑफ S7 यूनियन S15, span of S7 union S15 is equal to span of S6 union S16 is equal to capital B, implies that S7 union S15 subset or equal subset of S6 union S16. फिलहाल मेरे पास 3 की जगह थी, चौथा ऑप्शन मिटा दे, ऊपर लिखे ऊपर चमकेगा नहीं चमकेगा आएगा। चौथा ऑप्शन इधर बना देते हैं, चौथा ऑप्शन चौथे में स्पैन ऑफ सब स्पैन एक बना रहे हैं एक तरफ से, स्पैन ऑफ S1 यूनियन S2 यूनियन S9 is equal to capital B, is equal to capital B is equal to H dash, where dimension of H dash is equal to 18, लिख दिया सर कुछ भी ठीक, डायमेंशन ऑफ H dash is equal to 18, then ऑप्शन बदल दिमाग में कुछ और चल रहा था, अभी कुछ और लिख दिया। स्पैन ऑफ S1 यूनियन S2 यूनियन S9 is equal to H dash, where dimension of H dash is equal to 18. Then it may be possible, it may be possible, it may be possible that स्पैन ऑफ, ये देख लेना ये हिस्सा आ रहा है कि नहीं, इस हिस्से को देख लेना, ये बहुत चमक वाला हिस्सा है, चेक करो नहीं पता चलेगा। सब आ रहा है, बिल्कुल आएगा। पढ़ने में कहाँ आ रहा है, पढ़ने में आएगा डायमेंशन ऑफ H dash is equal to 18, ये पढ़ने में आ रहा है। Then it may be possible that span of span S2 union S9 is equal to H dash. अब मान लो, अब अलाइन वेक्टर का यूनियन अलाइन गारंटी नहीं है। कहाँ गारंटी है, अरे अरे सिंगल से अरे दो ये लाइनें हैं। अरे रुको तुरंत देखो, 1 0 2 0 तो अलग अलग 2 0 both are alike but union are not alike, यूनियन गया काम से, एलआई की छटनी एलआई की गारंटी है, एलआई में मर्जिंग एलआई की गारंटी नहीं है, याद रखना है इस बात को। एलआई को छांटोगे मिलेगा एलआई, एलआई इंटरसेक्शन एलआई, बोलो एलआई इंटरसेक्शन एलआई, एलआई यूनियन एलआई, नीड नॉट बी एलआई, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए पहली दिक्कत जबरदस्त झटका। और ये देखिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाद अगर आप मिड विकेट की तरफ उनको बॉल फेंकेंगे तो वहाँ उनकी कोई कमजोरी नहीं है, वो गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजेंगे, ये गलती हुई पहली चीज़।
अब सुनो इस पर आओ, पहले इसी को निपटा देते हैं जहां सब लोग कंफ्यूज हैं। ये कह रहे हैं S5 और S6 दोनों का यूनियन कौन आया? H आया। दोनों का यूनियन H आया और H की डायमेंशन कितनी है? 15 है। तो एक बात तो तय हो चुकी है कि ये जो सेट तैयार हुआ है या तो ये एग्जैक्टली 15 एलिमेंट अपने पास रखा होगा, और अगर इसने एग्जैक्टली 15 अपने पास रखे तो ये सेट Li हो जाएगा। ये 15 से ज्यादा भी तो रख सकता है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। हो सकता है 15 से ज्यादा इसने रख लिया, लेकिन 15 से ज्यादा रखने के बाद भी उसको स्पेंड कर रहा है जिसकी डायमेंशन कितनी है? 15। तो ये पक्का कैसा रहा होगा? LD रहा होगा। आप इस दोनों के अंदर में कुल कितने एलिमेंट बैठे इसकी गारंटी नहीं दे सकते, और आपने गारंटी दे दी इक्वल। आप कह रहे हो 15 डायमेंशन का स्पेंड कर रहे हैं तो 15 आना चाहिए, 10 इसमें ले लेंगे, 5 इसमें, कैसे ले लेंगे? हो सकता है ना इसमें 1 आया हो सकता है इसमें केवल कितना आया हो? 1 आया, और इसमें 14 आ गए हैं, क्योंकि ऊपर इनके बारे में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी गई है। S1 से लेकर के S16 तक सबके सब Li हैं। एलिमेंट कितने रखे ये नहीं बताया, इनकार कर दिया कि नहीं, इसलिए सीधे सीधे उड़ गया। गारंटी नाम की कोई भी चीज आज की तारीख में काम नहीं करेगी। दैट्स द कोरोना टाइम पीरियड। कोरोना टाइम में अपने होने की गारंटी नहीं है तो इनके होने की गारंटी कहां से? इसलिए ये खारिज हुआ। कितने लोग दूसरे पे थे? ये दूसरे पे लक्ष्मी, को नंबर नहीं मिलेगा। एक गलत मतलब सब गलत। मधु आउट ऑफ कवरेज एरिया, ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। ठीक, दीपेंद्र अभी बचे हैं, कमलेश नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इसीलिए हम कह रहे थे दूसरा काट दो। हम बहुत सीधे हैं, जलेबी की तरह, राउंड 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 फुल स्टॉप, और फिर भी तुम दूसरा नहीं डाले। ये याद रखो, जब बोल्डली कहे उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो, उड़ा दिया। ऐसी गलतियां हम नहीं करते हैं। एग्जाम हॉल में हो सकता है कर दे। अगला देखना, स्पैन ऑफ S1 यूनियन S3, इन दोनों का यूनियन लिया गया और कितना आया? V आया। तो S1 यूनियन S3 इज द मैक्सिमल Li सबसेट ऑफ कैपिटल B, 200% श्योर, क्योंकि आपने Li यूनियन Li किया। सोचते हैं फिर ना तुम लोग खोपड़ी झुका दिए तुरंत ना, हम देखते तुरंत तुम लोग ऐसे खोपड़ी झुकाते हो जैसे 100% सही लगाते हो। रुको थमो, इन दोनों का यूनियन स्पैन कर रहा है किसको? V को। तो इतनी बात तो तय हो गई कि इस सेट के अंदर में V के लिए बेसिस तो इसने कंटेन किया, तय किया। देन S1 यूनियन S3 इज द मैक्सिमल Li सबसेट ऑफ कैपिटल B। नहीं, क्यों नहीं? मैक्सिमम Li सेट ही होता है। ना 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 ना, मैक्सिमल Li सिर्फ उस दिन बन सकता है जिस दिन ये बेसिस होगा। अपने को गारंटी नहीं है बेसिस होगा। क्या पता इसने कार्डिनलिटी ही बेसिस से ज्यादा कर दी। बेसिस अगर मान लो कैपिटल V की डायमेंशन हो सकता है खुदा न खास्ता 16 रही हो, कैपिटल V की डायमेंशन 16 रही हो, और इन दोनों को मर्ज करने के बाद, मतलब दोनों का यूनियन लेने के बाद अंदर एलिमेंट की संख्या कितनी आ गई? 18। उस 18 में से 16 Li निकल गए, तो 18 में से 16 लोग Li है, मतलब ये लोग V को तो स्पैन कर लेंगे, लेकिन क्या ये Li हो पाएंगे? जो Li नहीं हो पाएगा उसको मैक्सिमम Li का तमगा देना ही बकवास है। बेसिस जो होता है वही आपका मैक्सिमल Li सबसेट होता है। मैक्सिमल Li का मतलब अब अगर मुझ में कुछ और भी मर्ज किया गया तो मैं LD हो जाऊंगा। एक भी झेल नहीं पाएंगे, नखरा एक हद तक झेलेंगे, अब बस जितना है उतने का ही झेलेंगे। उसमें एक भी मिलावट करोगे तो हम LD की तरफ भाग जाएंगे। तो अभी क्या गारंटी है? अभी कोई गारंटी नहीं है। ठीक, इसलिए पहला भी गलत हो गया। आओ तीसरे की तरफ। पहले कौन कौन गया? अगर इसको फ्लिप कर दो सही हो जाएगा ना। किस पे? इसी को फ्लिप कर देंगे सर। क्या फ्लिप कर दो? मतलब S1 union S2 is the maximal Li subset of V. This implies that span of this is equal to be 200% sure. उल्टा करो बस इसका। ऐसे पढ़ो उल्टे तरफ से। S1 union S3 is the maximal Li subset of V. जो मैक्सिमल Li सबसेट होता है वही आपका बेसिस होता है, और बेसिस हमेशा V को स्पैन करेगा। लेकिन कोई स्पैन कर रहा है इसलिए बेसिस हो गया। स्पैनिंग सेट थ्योरम आपको यहीं पर रोक देती है, रुक गया। पहला गलत। अच्छा, पहला गलत होने का राम राम, तुम सारे लोग उड़ गए एक बार में। समझ नहीं पाए, हम इसका ऑप्शनल नहीं बनाना चाहते थे, अब सोच रहे हैं अच्छा किए बना दिए। अभी तो मर्जी है ना 10-15 का और ऑप्शनल ऐसे मारे और कचरा छटे थोड़ा दिमाग का। यार बताए तुम लोग ना तकलीफ वाली बात करते हो। अभी तक एक ऑप्शनल ऐसा नहीं बन पाया जिसमें तुम लोग बच गए हो। एक ऑप्शनल ऐसा नहीं बन पाया है।
तुम लोग सब में जा रहे हो, सब में जा रहे हो। या तो हम मतलब मेरी थिंकिंग पड़ रही है, और या तो हम दुख में ज़्यादा है। तुम लोगों को सब सही मार देना था। ये वो सेट नहीं था जिसमें तुम लोग इस तरह से ठिठक करते हो, क्योंकि सोचो इसमें कोई बड़ी थ्योरी नहीं लगी, एलिमेंट की बात ही नहीं किया, एलिमेंट की बात ही नहीं किया, खुली छूट है, चाहे जो मर्जी को खेल जाओ इसमें। तुम एलिमेंट कुछ भी सोच सकते थे, हम तो खुली छूट दिए थे। आओ तीसरे पे आते हैं। तीसरे पे देखो क्या हाल है। स्पैन ऑफ यस 7 यूनियन यस 15 और स्पैन ऑफ यस 6 यूनियन यस 16 दोनों कौन है? कैपिटल बी है। तो ऐसे में पहला सबसेट होगा, दूसरे का इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए नहीं है, क्या पता ये भी बेसिस होता, क्या पता ये भी बेसिस होता और सारे एलिमेंट डिफरेंट कर दिया होता। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 का एग्जांपल उठाओ। अगला वाला क्या बनाते? सुनो, जिनको इस पे सोचने में तकलीफ हुई हो वो तकलीफ ये दूर करो। 1 0 0 कौन है? यस 5 ले लो। किस पे थे? यस 7 ले लो। ठीक, तो यस 6 सुनो कौन लोगे? यस 6 लो 2 0 0 मिला। अब की सुनना, यस 15 इसको हम R3 ले रहे हैं, तो पक्का है यस 15 मेरी सहूलियत के हिसाब से 0 1 0 चढ़ेगा और 0 0 1 चढ़ेगा। चलो स्टैंडर्ड बेसिस की तरफ खेल रहे हैं। ले लिया दोनों, इनका यूनियन करोगे स्टैंडर्ड बेसिस मिल जाएगा कि नहीं? लेकिन इसके वाले में जो लो, इसमें सब मल्टीपल ले लो इसका, तो क्या कोई किसी का सबसेट होगा? कोई किसी का सबसेट नहीं होगा। और आप गारंटी देकर के बैठो, गारंटी हमेशा धोखा है। कोरोना टाइम में याद रखो, कोरोना टाइम में गारंटी धोखा है। मेरे को सवाल नहीं बनाएंगे आज की तारीख में जो गारंटी हो, इसलिए उड़ाओ, गारंटी हमेशा उड़ाओ। हमेशा मतलब बस कोरोना टाइम में यहाँ उड़ाओ और नहीं है, ये भी करो। तीसरे में कौन कौन था? कमलेश तीसरे में, और कोई नहीं तीसरे में। अगले पे लास्ट आखिरी, स्पैन ऑफ S1 यूनियन S2 यूनियन S9 is equal to H dash where dimension of H dash is equal to 18 then it may be possible। बहुत अच्छी बात, गारंटी कोरोना टाइम में गारंटी नहीं है। then it may be possible, ये संभव है that span of these two is equal to H dash। सिर्फ इन दोनों से ही आप यस डैश को बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। देखो ना, S1 को सेट कर दिया 5 इज द Li सबसेट, तो आज भी 5 को छोड़ भी दोगे तो कोई नुकसान नहीं, पॉसिबिलिटी है आप सही। लेकिन बाकी लोग गारंटी देके भी गलत हो गए। हाँ, तो इधर नजदीक के मामले में खेले, मर्सी वाली अपील दायर करो तो तुमको 4.75 पहुंचा देगा। केवल एक गलती मारे, नजदीकी में माफी, नजदीकी में माफी कह सकते हैं, तुम्हारा सही कह सकते हैं, लेकिन पहले गलती होने की वजह से ये बात सोचनी पड़ेगी। बस इतना इसका ऑप्शन है। अब बोलो जिसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, और या तो अब यही सारा काम चल रहा है, जैसा कहो वैसा करें। हाँ, वीडियो रहेगा ही, देख करके एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। फिलहाल के लिए इसी पर हम आ जाए। इसकी ये महाराज आप उस दिन की तरफ तुम डिलीट कर दोगे, इसकी फोटो खींच के हमको खींच लिए पहले ही। कौन सा ऑप्शनल और टिक लगा था तब कि हवा ना पूरा ऐसे जैसे है अच्छा, ऐसे, हाँ, तब ठीक है। बंद कर दे रहे हैं। हाँ, अरे ये हाँ ठीक है।